नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायो गुरु पर। इस वीडियो में करने वाले हैं फिजिक्स की जो हमने टेस्ट सीरीज 01 की थी उनके आंसर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है ध्रुवता की परिभाषा व आवेश में इसकी प्रकृति को समझाइए। तो सबसे पहले आपको ध्रुवता की परिभाषा आनी चाहिए। ध्रुवता वैसे हम सामान्यतः कैसे किसे कहते हैं, कोई भी जो वस्तु है उसके अंदर या तो इलेक्ट्रॉन के कारण ऋणावेश आता है या धनावेश आता है, तो उसके ऋणावेश या धनावेश के कारण जो गुण उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ध्रुवता कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इसकी परिभाषा हो जाएगी वह गुण जो दोनों प्रकार के आवेशों में भेद करता है। यानी दोनों प्रकार के आवेश यानी ऋणावेश और धनावेश दोनों प्रकार के आवेश में भेद करता है, उस गुण को हम क्या कहते हैं, ध्रुवता कहते हैं। यानी कोई वस्तु है, अगर वो पॉजिटिव है तो उसके अंदर धनात्मक ध्रुवता आ गई, और अगर नेगेटिव है तो उसके अंदर ऋणात्मक ध्रुवता आ गई। यानी ध्रुवता वस्तु का गुण है और वो क्या करता है, दोनों जो धनावेश और ऋणावेश हैं इनमें भेद करता है। उस गुण को हम क्या कहते हैं, ध्रुवता कहते हैं। इसकी प्रकृति क्या होगी, अगर कोई भी दो आवेश हैं, दो वस्तु है, अगर वो दोनों प्लस प्लस हैं, तो वो रिपेल करेंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे। ये इधर फोर्स लगाएगा और ये इधर फोर्स लगाएगा। और अगर दोनों माइनस माइनस हुए तो भी इसी तरह से होगा, यानी रिपेल होगा, प्रतिकर्षित होगा। और अगर दोनों विपरीत आवेशित है, विपरीत ध्रुवता वाले हैं, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे यानी आकर्षित करेंगे। तो इसमें आवेश की प्रकृति में आपको ध्रुवता की प्रकृति में क्या लिखना है कि अगर समान आवेश होते हैं, जैसे धनात्मक धनात्मक या ऋणात्मक ऋणात्मक, अगर समान आवेश होते हैं तो वहां पर जो आवेश है वो प्रतिकर्षित होते हैं, जबकि जो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं उनके अंदर आपस में आकर्षण का गुण पाया जाता है। तो यही हो जाएगी ध्रुवता के कारण आवेश में प्रकृति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वांटम आवेश का मान लिखिए। तो ये जो क्वांटम आवेश है इसको हम कहते हैं, जैसे एक मोल की अगर हम बात करें तो जितने अणु होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, या आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 6.022 अवोगाद्रो संख्या, तो उसको हम कह देते हैं एक मोल। यानी इतने जो अणु हैं उनको हम एक मोल कह देते हैं। अगर इससे डबल होंगे तो उनको कहेंगे 2 मोल। इसी तरह से एक आवेश में भी होता है, उसे हम कहते हैं एक क्वांटम आवेश। ये किसके बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है। अब इसके ऊपर जितना कुलाम आवेश होगा, कुलाम जो है वो आवेश का मात्रक है, जितना इस पर आवेश होगा उसी को हम कहेंगे क्वांटम आवेश। इसका मान कितना होता है, वैसे ये आता नहीं है लेकिन आपको याद होना चाहिए कि 1.6 गुणा 10 की घात -19, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। अगर दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो इससे डबल आवेश हो जाएगा, इन दोनों को मिलाकर 3 होंगे तो ट्रिपल, इस तरह से होगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन पर इतने आवेश होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्वांटम आवेश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पराविद्युत पदार्थ की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। तो पराविद्युत पदार्थ की पहले तो आपको परिभाषा आनी चाहिए और फिर उसके साथ आपको उदाहरण भी याद होने चाहिए। तो पराविद्युत पदार्थ वैसे सामान्यतः हम किसे कहते हैं, कोई भी जो कुचालक पदार्थ है। चालक पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, चालक, कुचालक और पराविद्युत। तो यहाँ पर कुचालक में क्या होता है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह है वो हो जाता है। कुचालक में क्या होता है, कुचालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होते हैं, विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन जो पैराविद्युत है या फिर डाई इलेक्ट्रिक है वो होते तो कुचालक हैं, यानी अगर उनमें से आवेश प्रवाहित करेंगे तो आवेश प्रवाहित नहीं होंगे। लेकिन अगर हम उसे विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रख देते हैं तो उसके जो पृष्ठ हैं वहां पर आवेश उत्पन्न होने लग जाता है। अभी समझाएंगे कैसे, इसकी परिभाषा भी देख लीजिए एक बार। इसकी परिभाषा क्या होगी, कुचालक पदार्थ जो है उन्हें अगर हम विद्युत क्षेत्र में आरोपित कर दे उनके ऊपर, तो उनके जो पृष्ठ होते हैं, इनकी जो सतह होती है उन पर आवेश उत्पन्न होने लग जाता है। उसको जो आवेश उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं प्रेरित आवेश, यानी प्रेरणा के कारण आवेश उत्पन्न हुआ है। इन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी, जैसे हवा, अभ्रक, कुचालक तेल और पूरित कागज। जैसे हवा है, हवा जो है वो कुचालक पदार्थ है, लेकिन अगर हम उसमें विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दें तो हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें क्या हो जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक गुण आ जाएगा। यानी उनके जो धनावेश हैं वो एक तरफ, ऋणावेश एक तरफ। कैसे होता है इसको हम पीछे समझाते हैं। पीछे कैसे होता है, मान लीजिए ये कोई भी कुचालक पदार्थ है, अगर हम इसे वैसे जैसे वायर से अगर हम बात करें या फिर और तरह से अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जहां पर देते हैं वहीं पर रहते हैं, ये जाकर यानी इनका जो प्रवाह है वो नहीं होता है, यानी आपस में समान रूप से नहीं फैलते हैं, जहां पर देते हैं वहीं पर होते हैं। इनको हम कहते हैं कुचालक पदार्थ। अब कुचालक पदार्थ है लेकिन यहां पर ये कैसा है, हमने परावैद्युत पदार्थ ले रखा है।
जैसे अब्रक मान सकते हैं, अब्रक ले रखा है हमने, अब्रक ले रखा है, अगर इलेक्ट्रॉन वैसे प्रोवाइड करेंगे तो ये यहीं पर होंगे। अब इनको हटा देते हैं, ये समझ में आया, ये कुछ अलग पदार्थ है। अब अगर हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दें, यानी ई आरोपित कर दें, यहां से विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दें, तो विद्युत क्षेत्र क्या करते हैं, हमेशा पता है विद्युत क्षेत्र जो है वो प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं और नेगेटिव को अपने से दूर भेजते हैं। यानी जिस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र जा रहा है उधर सारे प्लस हो जाएंगे। इस यहां पर देखिए ये अभ्रक है, मान लीजिए यहां पर इसके मोलिक्यूल्स होंगे, अभ्रक के परमाणु होंगे। अब परमाणु में धनायन और ऋणायन दोनों होंगे। मान लीजिए हम ये परमाणु ले लेते हैं, अब इनमें धनायन भी है ऋणायन भी है। अब क्या होगा, विद्युत क्षेत्र आरोपित हो जाएगा तो जो धनायन है वो इधर की साइड आ जाएगा और ऋणायन जो है वो इधर की साइड आ जाएगा। यानी यहां पर क्या होगा कि इसकी जो पृष्ठ सतह है वहां पर आवेश जो है वो अपने आप उत्पन्न होने लग जाएंगे। इन्हीं आवेशों को हम क्या कहते हैं, प्रेरित आवेश कहते हैं। अब इसकी परिभाषा में देखिए, अब आपको परिभाषा अच्छे समझ में आ गई होगी। कुचालक पदार्थ, ये हमने कुचालक अभ्रक पदार्थ लिया, उस पर वैसे तो कुछ असर नहीं हो रहा है, लेकिन जो विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो उनके जो पृष्ठ है, उनकी जो सतह है, उन पर आवेश उत्पन्न होने लग जाते हैं, उनको हम प्रेरित आवेश कहते हैं। यानी प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। इनका उदाहरण क्या हो जाएगा, हवा, अभ्रक, कुचालक तेल और पूरित कागज। तो ये थर्ड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, पराविद्युत पदार्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो ये न्यूमेरिकल में काम आता है, वैसे आपको इसको याद भी रखना है, ये दोनों आपको याद रखने हैं, न्यूमेरिकल में आते हैं। एक क्वांटम आवेश, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9.1 गुना 10 की घात -31 kg। तो ये आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल वगैरह में काम आ जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, आवेश द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो यहां पर आवेश जो है वो कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करते हैं उनको हमें नाम लिखना था। तो यहां पर देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। वैसे ये एक आवेश का अगर लिखेंगे तो आपको कम नंबर मिल सकते हैं, लेकिन जितने आवेश होते हैं उन सभी के अगर लिख दें तो आपको सही रहेगा, यानी फुल नंबर मिल सकते हैं। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर क्या होगा, जैसे कोई भी आवेश है, यहां पर मान लीजिए हमने धन आवेश ले लिया, ऋण आवेश भी ले सकते हैं, हमने यहां पर मान लीजिए धनात्मक आवेश ले लिया। अब धनात्मक आवेश की जो वेलोसिटी है, यानी वेग है, वो 0 है, यानी ये यहीं पर रुका हुआ है, चल नहीं रहा है। अब ये नहीं चल रहा है, यानी ये क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र अपने चारों ओर उत्पन्न करेगा, क्योंकि हमें पता है कोई भी जो धनात्मक आवेश होता है उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होता है। इस तरह से विद्युत क्षेत्र होगा, प्लस से बाहर की ओर होते हैं, जबकि माइनस में अगर हम यहां पर ऋणात्मक लेते हैं तो ये अंदर की साइड होती सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। आपको समझ में आ रहा होगा। यानी अगर स्थिर है, अगर वेलोसिटी इसकी 0 है, एक जगह रुका हुआ है, तो यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है वो आरोपित होगा। अगर ये धनात्मक आवेश या कोई भी आवेश जो है वो मान लीजिए वेग में आ गया, और वो वेग भी मान लीजिए नियत है, यानी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, तो लगातार 5 मीटर की पर सेकंड की स्पीड लगातार बनाए रखता है, तो वहां पर क्या होता है, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र तो होता ही है, उसके साथ उसमें चुंबकीय क्षेत्र का गुण भी आ जाता है। ये हमने 5th चैप्टर में पढ़ा था, बायो-सावर्त नियम में। वहां पर हमने देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रवाहित होने लग जाता है, यानी गति करने लग जाता है, तब उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का गुण भी आ जाता है। विद्युत क्षेत्र का तो होता ही है, चाहे कहीं पर भी चल जाएगी विद्युत क्षेत्र, अगर वो आवेश है तो विद्युत क्षेत्र होगा, और अगर वो नियत वेग से गतिशील है, यानी वेग से गतिशील है, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। यानी यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है ये तो बनेगा, उसके साथ जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी इसके चारों तरफ बनने लग जाएगा। अब यदि ये नियत नहीं है, मान लीजिए बढ़ता जा रहा है उसका वेग, फिर घटा रहा है, फिर बढ़ा रहा है, इस तरह से वेग है मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का या फिर धनात्मक ऋणात्मक का किसी आवेश का, अगर उसकी वेलोसिटी नियत नहीं है, अनियत है, तो वहां पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, और ऊर्जा उत्सर्जन भी होगी। यानी अगर वो वेग बढ़ाएगा तो ऊर्जा अवशोषित करेगा, और अगर घटाएगा तो ऊर्जा जो है वो विसरित करेगा। यानी यहां पर क्या हो रहा है, ऊर्जा का विनिमय हो रहा है, यानी ऊर्जा उत्सर्जन जो है वो भी यहां पर काम कर रहा है। तो ये आपको याद रखने हैं, अगर गतिशील नहीं है, स्थिर है, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा, अगर गतिशील है तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और अगर नियत है तो केवल नियत रहेगा, और अगर अनियत है तो वहां पर जो ऊर्जा स्थानांतरण है वो भी आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, घर्षण विद्युत किसे कहते हैं, और इसका हमें उदाहरण भी देना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। घर्षण विद्युत का, घर्षण विद्युत हम किसे कहते हैं, पहले तो भी जान लेते हैं। घर्षण विद्युत किसे कहते हैं। अगर कोई भी वस्तु है, अगर हम उसे घर्षित करते हैं या फिर रगड़ते हैं किसी भी वस्तु के साथ,
तो वो दोनों जो वस्तुएं हैं वो गर्म होने लग जाती है। जैसे अगर आप हाथ को रगड़ोगे तो वो भी गर्म होने लग जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर भिन्न भिन्न वस्तुएं लेंगे, इसका भी रीजन बताऊंगा। भिन्न भिन्न रास्ते लेंगे, अब उनको रगड़ेंगे, अब वो रगड़ेंगे तो वहां पर वो भी गर्म होंगी, घर्षण के कारण वस्तु में ऊर्जा ऊष्मा आती है, तो ऊष्मा के कारण वहां पर वो वस्तुएं भी गर्म हो जाएंगी। अब गर्म हो जाएंगी तो जिस वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है कम बंधित है, एक वस्तु मान लीजिए यहां पर मान लेते हैं, एक वस्तु ये है मान लीजिए, और दूसरी वस्तु हमने ये ले ली। इस वस्तु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बंधन की क्षमता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो बंधे हुए हैं वो मान लीजिए कम है, लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रॉन बंधने की क्षमता है वो कहीं ज्यादा, यानी इलेक्ट्रॉन जो है आपस में बहुत आकर्षण बंध से जुड़े हुए हैं। अब इनको रगड़ते हैं तो वही दोनों गर्म होंगी। अब गर्म होंगी तो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम बंधित होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएगा और इधर प्रवाहित हो जाएगा, यानी यहां से ऋणात्मक की कमी हो गई, यानी यहां पर धनात्मक आवेश आ जाएगा और यहां पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देखते हैं, घर्षण विद्युत किसे कहते हैं। तो दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर उनके द्वारा आवेशित होने की प्रक्रिया को घर्षण विद्युत या घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो मैंने वहां पर क्या किया था, दो वस्तुएं ली थी, उनमें इलेक्ट्रॉन का और बता दिया थोड़ा विस्तार से। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये कम बंधित है या फिर ये कम बंधित है, तो यहां से ये आ जाएगा, ये धनात्मक आ जाएगा, ये ऋणात्मक आ जाएगा। यानी जब वस्तुओं को रगड़ते हैं तो वो जो है वो आवेशित हो जाती हैं, और ये आवेशित होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत कहते हैं या घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण देखें तो उदाहरण, हम कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को आपस में रगड़ते हैं तो यहां से ये जो कांच की छड़ है इससे इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। उसी तरह से बिल्ली की खाल को अगर वेनाइट की छड़ से रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल में से एबोनाइट की छड़ में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। उसी तरह से ऊन कपड़ा और एम्बर में। अब ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो सारी वस्तुएं, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन बंधन की क्षमता है वो इनकी तुलना में कम है, इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो जल्दी निकल जाते हैं। और ये भी निकल सकते हैं, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉन बंधन की क्षमता ज्यादा पाई जाती है, इनमें कम पाई जाती है। ये पहले निकाल देते हैं और ये ऋणावेशित हो जाते हैं और ये धनावेशित। इनको आप याद कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए, तीनों में तीन सजीव चीजें हैं। रेशम कपड़ा, ये रेशम से उस रेशम कीड़े से प्राप्त किया जाता है। इसी तरह से ये जो तीनों चीजें हैं ये सजीवों से प्राप्त की जाती हैं। अब इनको याद कैसे रखेंगे कि जो रेशम है, रेशम का धागा हमें पता है बहुत मजबूत होता है, यानी उनके अंदर हम समझ सकते हैं या फिर मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधन ज्यादा होगा। तो अगर मान लीजिए मजबूत है तो हम समझ सकते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बंधन की क्षमता ज्यादा होगी। अब ज्यादा होगी तो वो ऋणात्मक होगा, क्योंकि इससे पहले इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और इससे निकल नहीं पाएंगे, यानी रेशम का कपड़ा ऋणात्मक हो गया। और इससे उल्टा इन दोनों में हो जाएगा बिल्ली और ऊन, यानी यहां पर जो बिल्ली है और भेड़ है उसमें इतनी ताकत नहीं है, जबकि रेशम के जो डोर है उसमें ताकत है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बंधित है। और बिल्ली और जो भेड़ है उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन बंधन की क्षमता है वो कम है, वो इतनी मजबूत नहीं है, इसलिए इनसे पहले इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जबकि रेशम के कपड़े से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाते हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, या फिर अपने तरीके से किसी तरह से भी याद कर सकते हैं, लेकिन आपको ये याद होनी चाहिए कि धनात्मक किस में होता है और ऋणात्मक किस में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 के लिए Q1 × Q2 लेस देन 0 है, दोनों आवेशों के मध्य बल की प्रकृति क्या होगी? तो यहां पर देखिए 7वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 7वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है। यदि हम इन दोनों को गुणा कर देते हैं, Q1 × Q2 करते हैं, तो ये लेस देन आता है 0 से, यानी 0 से कम आता है। तो हमें बताना है इन दोनों आवेशों के मध्य प्रकृति कैसी होगी, यानी ये कौन सा आवेश होगा और ये कौन सा आवेश होगा, और इनके मध्य प्रकृति क्या होगी, आकर्षण की होगी या प्रतिकर्षण की होगी। तो हम समझते हैं, इसमें फिजिक्स का कोई लेना देना नहीं है, इसमें आसान सी मैथ है। इसमें मैथ कैसी है, अगर हम इन दोनों को गुणा करते हैं और ये 0 से कम आता है, यानी 0 से कम आता है, तो ये नेगेटिव में आएगा, ये नेगेटिव में आएगा। 0 से कम है, 0 से कम है, यानी नेगेटिव में आएगा। अब नेगेटिव कब आ सकता है? केवल तभी आ सकता है जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में गुणा करें। पॉजिटिव और नेगेटिव, मान लीजिए Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, या फिर Q1 नेगेटिव है और Q2 पॉजिटिव है, तभी हमारा जो माइनस में है वो आंसर आ सकता है, वरना नहीं आ सकता। अगर हम प्लस प्लस ले, इसको भी प्लस ले, इसको भी प्लस ले, तो यहां पर हमारा आंसर प्लस में आएगा। और अगर हम दोनों को माइनस लेते हैं तो दोनों को माइनस लेने में भी हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। और हमारा आंसर किस में लाना है, माइनस में लाना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस में आंसर आ रहा है। तो माइनस में आ रहा है, यानी इन दोनों आवेश में से कोई एक आवेश तो प्लस होगा और कोई एक आवेश माइनस होगा। मान लीजिए हम इसको प्लस मान लेते हैं, इसको माइनस मान लेते हैं, या फिर इसको प्लस मान लेते हैं या फिर इसको माइनस मान लेते हैं, यही हो सकता है, इसके अलावा और नहीं हो सकता। अब दोनों स्थितियों में देखेंगे कि ये जो दोनों आवेश है, अब ये भी बताया था क्वेश्चन में
कि जो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर विपरीत प्रकृति है तो ये दोनों आकर्षित करेंगे, और यहाँ पर भी विपरीत प्रकृति है यानी यहाँ पर भी आकर्षित करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा कि जो दो बिंदु आवेश है जिनको अगर गुणा करते हैं तो माइनस से कम आता है, वो जो दोनों आवेश हैं उनके मध्य बल कैसा होगा, आकर्षण का होगा, बल की प्रकृति आकर्षण की होगी। ये काफी आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आवेश का एसआई मात्रक व विमीय सूत्र लिखिए। आवेश का एसआई मात्रक व विमीय सूत्र, तो ये एसआई मात्रक और विमीय सूत्र आपको सभी के याद कर लेने हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, एसआई मात्रक। एसआई मात्रक होता है इसका एम्पियर गुणा सेकंड, या फिर हम इसको कहते हैं कूलाम। अभी अब बात की थी कूलाम की कि जो क्वांटम आवेश का मान होता है वो 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है। तो वहां पर भी हमने आवेश का एसआई मात्रक कूलाम ही लिया था, उसकी जगह हम एम्पियर इंटू सेकंड भी कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें एम्पियर इंटू सेकंड क्यों आया, मतलब इसके ये एसआई मात्रक क्यों आया, तो ये भी आप निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं फिजिक्स में। तो इसको निकालेंगे कैसे, या फिर आपको याद नहीं करना तो इसके लिए आसान सा तरीका है। जैसे हमें किसका आवेश पूछ रहा है, क्यों का आवेश पूछ रहा है, यानी कोई भी जो आवेश है उसका एसआई मात्रक पूछ रहा है। आवेश का क्यों का एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो जो एम्पियर है, मान लीजिए कोई वायर है, नीचे समझा देते हैं, मान लीजिए ये कोई वायर है। अब वायर में से इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रवाहित हो रहे हैं। अब यदि हमें इसमें से धारा निकालनी है, इसमें कितनी विद्युत धारा बह रही है, कितना करंट बह रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं एक सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, विद्युत धारा जिसे हम कहते हैं। मान लीजिए हम इसमें इस वायर में से 2 सेकंड के लिए करंट देते हैं, 2 सेकंड के लिए करंट दिया, और 2 सेकंड में से अगर हम यहां से अवलोकन करें तो 2 सेकंड में मान लीजिए यहां से 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निकल गए। 2 सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन इधर से निकल गए हैं। अब यदि हमें इसमें से धारा निकालनी है कि इस वायर में कितनी धारा बही है, तो धारा के लिए हम क्या करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितना आवेश होता है, और बटे में हम सेकंड कर देते हैं, यानी 1 सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन, 2 सेकंड में 8, तो 1 सेकंड में कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें से 1 सेकंड में 4 इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, यानी इसकी जो धारा है वो कितनी है, 4 एम्पियर है, ये लिखें हम। लेकिन हमें यहां पर धारा नहीं निकलवा रहा है, हमें क्या निकलवा रहा है, आवेश निकलवा रहा है, यानी कितना आवेश है। तो आवेश के लिए हम क्या करेंगे, जितनी सेकंड, मान लीजिए ये धारा है, इसको वापस से 2 से गुणा कर देंगे तो ये 8 आ जाएगा, यानी इसको वापस से घुमा दिया, ये Q है आवेश, और बटे में सेकंड T, और फिर वापस से हम T से गुणा कर देते हैं तो ये हमारा Q ही आ जाता है। लेकिन ऊपर क्या लिख रखा है, Q/T को यहां पर A इंटू T कर दिया है, Q/T को A मान लिया है और T लिख दिया है, एम्पियर इंटू सेकेंड। ये आप सीधा भी याद रख सकते हैं, या फिर याद करने की जरूरत भी नहीं है। आप अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो इसका एसआई मात्रक, वैसे तो आपको कूलाम याद रखना है, लेकिन आप एम्पियर इंटू सेकेंड भी लिख सकते हैं। अब इसका अगर विमीय सूत्र बनाए तो विमीय सूत्र किससे निकलेगा, इससे निकलेगा, एम्पियर को हम ए से दर्शाते हैं और सेकंड को, यानी विमीय सूत्र जो होता है उसमें हम MLT और यहां पर ए भी ले लेते हैं, एम्पियर के लिए ए और सेकंड के लिए टी। इस तरह से इसका विमीय सूत्र हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आवेश संरक्षण के सिद्धांत को समझाइए। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत को हमें समझाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आवेश जो है वो ना तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, आवेश का केवल स्थानांतरण होता है। इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। यानी कोई भी आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता है, उसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, उसका केवल स्थानांतरण किया जा सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। अब आप कहोगे कि कोई वस्तु जो है वो हम रगड़ने से क्या कर रहे हैं, ऋणावेशित कर रहे हैं, किसी को धनावेशित कर रहे हैं, तो वो आवेश कहां से आया, तो वो आवेश भी कहीं से नहीं आया, वो ना तो उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है, वो कहां से आया, घर्षण विद्युत में हमने 2 वस्तुएं ली थी। अब मान लीजिए ये दोनों उदासीन है, अब अगर हम इनको रगड़ते हैं तो इस पे धनात्मक, इस पे ऋणात्मक आवेश आ जाता है। अब आप कहोगे कि ये उत्पन्न कैसे हो गए आवेश, तो यहाँ पर भी उत्पन्न नहीं हुए, यहाँ पर जो आवेश है वो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो गया। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन माइनस थे, इसमें माइनस आवेश था, तो ये जो माइनस आवेश है यह यहाँ से निकलकर यहाँ पर चला गया। अब यहाँ पर माइनस कम हो गए जबकि प्लस ज्यादा हो गए, तो यहाँ पर प्लस आवेश आ गया, और यहाँ पर माइनस ज्यादा हो गए तो यहाँ पर माइनस आवेश आ गया। यानी यहाँ पर आवेश जो है वो कभी नष्ट नहीं होता है, केवल उसका स्थानांतरण हो गया। जैसे अगर हम माने इस वस्तु में मान लीजिए 2 परमाणु हैं, इसके अंदर भी 2 परमाणु हैं। अब 2 परमाणु के अंदर मान लीजिए एक में इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी एक प्रोटॉन।
अब अगर हम इन वस्तुओं को देखते हैं तो ये जो आवेश, ये जो वस्तुएं हैं ये कैसी होंगी, उदासीन होंगी। जैसे इसके अंदर अगर हम बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन, यानी 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव, तो इस तरह से अगर हम इनको मिलाते हैं तो ये उदासीन हो जाती है। इसी तरह से ये वस्तु भी। अब अगर इनको रगड़ते हैं तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलकर इधर आ गया। अब इधर क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 2 प्रोटॉन हो जाएंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन को काट देगा, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहां पर केवल 1 प्रोटॉन का आवेश बचा रहेगा, यानी यहां पर धनात्मक आवेश आ जाएगा। जबकि यहां पर क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 तो पहले से थे, 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहां पर 2 प्रोटॉन रह गए। तो ये 2 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 को नष्ट कर देंगे, या फिर हम मान सकते हैं उदासीन कर देंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो बचा रह जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश इधर, यानी नेगेटिव इस वस्तु पर और पॉजिटिव इस वस्तु पर, यानी आवेश जो है वो संरक्षित रहता है, कभी भी नष्ट नहीं होता है। उसका केवल स्थानांतरण कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है उसका स्थानांतरण इधर किया, केवल उसका स्थानांतरण कर सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आवेश क्वांटीकरण सिद्धांत को समझाइए। तो आवेश क्वांटीकरण का सिद्धांत भी बहुत आसान है। ये है किसी वस्तु पर आवेश जो है वो क्यू जो भी आवेश है, जितना भी आवेश है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के गुणज में होता है, यानी n जो है, मतलब n, इसे कोई भी संख्या ले सकते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन का मान है, हो सकता है। जहां इलेक्ट्रॉन ई जो है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है, इसे हम आवेश क्वांटीकरण कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसको भी समझाने का शायद है। जैसे अभी हमने 2 वस्तुएं ली, अब मान लीजिए इसमें बहुत सारी जो है इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हमें पता है कोई वस्तु लेते हैं उसमें असंख्य परमाणु होते हैं, उनमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से कोई भी जो वस्तु है उसमें मान लीजिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर अभी दोनों वस्तु हम उदासीन ले रहे हैं। अब इनको रगड़ते हैं या फिर किसी तरह से भी इन दोनों को आवेशित करते हैं, तो आवेशित करने पर क्या होगा, मान लीजिए इस पर धन और इस पर ऋण आवेश आ जाता है। अब धन और ऋण आया, यानी धन में से ये जो वस्तु है इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलकर इधर गए। ये तो आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन निकलकर इस वस्तु में गए जब ये ऋण हुई। अब इस सिद्धांत के अनुसार ये सिद्धांत ये कहता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जो भी आवेश इधर आता है, वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो गिनती में जाएंगे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यानी यहां पर मान लीजिए 25 इलेक्ट्रॉन गए, तो यहां पर जो आवेश है वो कितना बढ़ गया, 25 इलेक्ट्रॉन का आवेश और बढ़ गया। यानी यहां पर भी यही कह रहा है कि जो आवेश है Q है वो कितना बढ़ गया है, 25 आवेश बढ़ गया है, यानी 25 इलेक्ट्रॉन का आवेश बढ़ गया। तो ये भी यहीं पर कह रहा है कि n संख्या में होगा, यानी पूर्ण गुणज होगा। इस तरह से नहीं हो सकता कि आधा इलेक्ट्रॉन गया, 3/4 इलेक्ट्रॉन गया, इस तरह से नहीं, या तो 1 या 2 या 3, इस तरह से पूर्ण गुणज रूप में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और जो आवेश आता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा का पूर्ण गुणज होता है। यही सिद्धांत कहता है कि कोई भी वस्तु है उस पर जो आवेश होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में हो सकता है। अब वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसके पूर्ण गुणज ही होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, आवेश क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं। तो वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है, लेकिन हमारे 10 क्वेश्चन जो हैं वो कंफर्म हो गए हैं। अगर आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे और सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए तो प्लीज लाइक का जो बटन है वो दबा दें, और अपने 1 या फिर 2 दोस्तों के पास शेयर जरूर करें।